बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले टर्म पे हम लोगों ने क्या देखा था? सेक्शन फार्मूले को डिस्कस किया था, इंटरनल सेक्शन फार्मूला और एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। तो ये दो फार्मूले थे जो हमने पिछले टर्म पे डिस्कस किए थे। आज जो हम लोग देखेंगे वो क्या होगा, यानी जो हमने सेक्शन फार्मूला देखा था कि x कोऑर्डिनेट के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 या फिर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस m, ठीक है। तो वो आया कैसे, यानी कि डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल ले ले रहे हैं, क्योंकि इंटरनल सेक्शन फार्मूला हमारे सिलेबस में भी बताने दोनों, तो पहले इंटरनल सेक्शन फार्मूला डिस्कस करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दिस इज द कार्टेशियन प्लेन। एक कोऑर्डिनेट ये है, एक कोऑर्डिनेट ये है, ए पॉइंट है और बी पॉइंट। तो इंटरनल में क्या बताया था कि इंटरनल सेक्शन फार्मूले में हम वो कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं जो उसे इंटरनली डिवाइड कर रहा हो, मींस ए और बी के बीच में ही कहीं पॉइंट हो जो डिवाइड कर रहा हो। मान लिया मैंने ए और बी के बीच में सी पॉइंट है जो इसे डिवाइड कर रहा है। इसे नाम दे दिया x1 y1, इसे नाम दे दिया x, y और इसे नाम दे दिया x2 y2, ठीक है। और ये रेशियो मान लिया मैंने mn, किताब में m1 m2 माना है, मैंने mn मान लिया, तो कोई दिक्कत की बात इसमें है नहीं। mn इसलिए मान लेते हैं, मैं पहले भी बताया था, क्योंकि आगे 11th वगैरह में हमें mn ही मिलना है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं कि कैसे ये फार्मूला आ रहा है। तो प्रूफ के लिए हमें क्या करना है, हमें सी पॉइंट को थोड़ा सा एक्सटेंड करके इससे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये मुझे एक नया पॉइंट मिला जिसे मैंने डी नाम दे दिया। ऐसे ही मैं बी को थोड़ा एक्सटेंड करके सी से ज्वाइन करना है, जो मुझे एक नया पॉइंट मिला जिसे मैंने ई नाम दे दिया। तो अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि एक पॉइंट मेरे पास ये नया डी आया और एक नया पॉइंट ई आया। तो सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट लिख ले रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, आप देखिए इस सी पॉइंट पे ये x, y था, तो यहाँ पे डी पे x की वैल्यू क्या चेंज होगी? नहीं होगी। वही वजह कि ये x एक्सिस में ही हम शिफ्ट कर रहे हैं। अगर हम इसे आगे पीछे शिफ्ट करते, मतलब हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करते, तो x की वैल्यू चेंज होती है। वर्टिकली शिफ्ट करने में x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो जो वैल्यू यहाँ x की है वही वैल्यू यहाँ x की होगी और वही वैल्यू यहाँ x की होगी। मिसाल के तौर पर 2 यहाँ है तो 2 भी यहाँ होगी और 2 ही यहाँ होगी। तो d का x कोऑर्डिनेट तो मुझे x ही ले गया, क्योंकि c पॉइंट का x है तो इसकी भी x होगी। और हमने इसे वर्टिकली शिफ्ट करा है तो x की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब इसका y कोऑर्डिनेट तो देखिए साहब, जो y की वैल्यू यहाँ होगी वही y की वैल्यू यहाँ होगी और वही y की वैल्यू यहाँ होगी। क्यों? अब हम इसे हॉरिजॉन्टली शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी y की वैल्यू चेंज नहीं होगी। वर्टिकली शिफ्ट कर रहे थे तो x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। अब हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर रहे हैं तो y की वैल्यू चेंज नहीं होगी। मिसाल के तौर पर 4 यहाँ y की वैल्यू है तो यहाँ भी y की वैल्यू 4 होगी, ठीक। यहाँ भी y की वैल्यू 4 होगी। आगे इस लाइन में कहीं चले जाए या पीछे इधर कहीं आ जाए, y की वैल्यू 4 ही रहेगी, क्योंकि ये y हम कहाँ से, मेन चीज़ कहाँ है हमारा, कार्टेशियन प्लेन की y एक्सिस पे जो वैल्यू होगी वही वैल्यू हर जगह रहेगी। लेकिन कब? जब हम इसे हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कराएंगे तो y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वर्टिकली शिफ्ट कराएंगे तो x की वैल्यू चेंज नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? तो ये d मुझे ये क्या पॉइंट मिलेगा, y1, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू y1 है, x1, y1, तो यहाँ भी y की वैल्यू y1 होगी। तो x, y1 मुझे d कोऑर्डिनेट मिल गया। अच्छा, अब इसी तरह e कोऑर्डिनेट निकाल लो पहले। तो यहाँ भी देखो आप वर्टिकली शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो वर्टिकली जब शिफ्ट कर रहे हैं हम किसी भी चीज़ को, तो जो वैल्यू x की ऊपर है वही वैल्यू x की यहाँ होनी है, क्यों? और वही वैल्यू x की यहाँ होगी। मिसाल के तौर पर 6, तो 6 यहाँ है, 6 यहीं होगी, 6 यहाँ भी होगी, तो इसका x कोऑर्डिनेट मुझे x2 मिल गया, ठीक है। अब रही बात y कोऑर्डिनेट की, तो मैंने क्या बताया था, अगर हॉरिजॉन्टली शिफ्टिंग कर रहे हैं हम किसी चीज़ की
तो y की वैल्यू चेंज नहीं होनी है। जो y की वैल्यू यहाँ है वही y की वैल्यू यहाँ, वही y की वैल्यू यहाँ। अब मिसाल के तौर पर यहाँ y की वैल्यू 6 है, तो इस लाइन में कहीं चले जाओ y की वैल्यू 6 ही रहेगी, x की चेंज हो जाएगी क्योंकि हम हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करते टाइम x की चेंज होगी, y की चेंज नहीं होगी। वर्टिकली शिफ्ट करते टाइम x की चेंज नहीं होगी लेकिन y की चेंज हो जाएगी। ये वाली बात तो क्लियर है। चलिए, तो ये 6 है तो यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा। तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू अगर y है तो यहाँ भी y की वैल्यू y होगी। तो x2, y मुझे एक पॉइंट लगेगा। तो हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट आ गए, x1 y1, x2 y1 और ये x y है, x2 y2 और x2 y। तो सारे कोऑर्डिनेट मेरे पास मौजूद हैं। अब आप एक बात देखिए, इन ट्रायंगल ADC एंड इन ट्रायंगल CEB, दो ट्रायंगल मेरे पास है, एक ADC है, एक CEB। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? सिमिलर क्या कह रहा हूँ मैं, पिछले चैप्टर ट्रायंगल में पढ़ा है ना सिमिलरिटी। तो अब वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, क्या ये सिमिलर है? तो सिमिलर के लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया यूज होना चाहिए, जैसे वहाँ पे AA था, SAS था, तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे यूज होने चाहिए, मतलब उन्हें वेरीफाई करें। तो चलो देखते हैं। क्या मुझे ये बताओ, ADC और CEB बराबर एंगल नहीं है? मतलब एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल CEB, बोथ आर 90 डिग्री ना, सब 90 डिग्री होने चाहिए। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल y एक्सिस और x एक्सिस जब हम मीट करते हैं वहाँ 90 डिग्री बनाते हैं। तो पिछले कौन से उसमें बताया था ये चीज़ हमने, जब हम उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल का डेरिवेशन दे रहे थे, वहाँ पे ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि ये 90 क्यों है। तो ये 90 हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, अब ये 90 डिग्री हमारा एंगल हो गया। चलिए साहब, अब ये 90 डिग्री मेरा एंगल मिल गया मुझे, तो ये दोनों 90 डिग्री, तो एक एंगल बराबर हो गया। अच्छा, अब क्या एंगल DAC और ECB बराबर है? DAC और ECB बराबर है? DAC और ECB बराबर है? यस, बराबर है। क्यों बराबर है? उसकी वजह से, अगर ये लाइन मैं यहाँ पे इसके लाइन डालूं तो ये जो एंगल बना रहा होगा, इसी के पैरेलल में यहाँ एक लाइन डाल दूँ तो यहाँ जो एंगल बन रहा होगा बोथ एंगल सेम। क्योंकि एंगल कहाँ, एंगल किस पे डिपेंड करता है? जो इंक्लिनेशन लाइन होती है, यानी इंक्लाइन, हम ये बोलें कि जो तिरछी लाइन होती है, या हम ऐसे बोलें जो स्लोप होता है, उस पर डिपेंड हमारा एंगल करता है। तो स्लोप पे हमारा एंगल डिपेंड करता है। तो अब तो ये स्लोप तो सेम रहा ना, लेकिन मैंने अगर इसके पैरेलल लाइन खींची है तो इसके पैरेलल ही होगी अगर ये लाइन, तभी एंगल सेम होगा। अरे क्यों नहीं हो सकता? लाइन से एंगल पड़ा था, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं नहीं होते हैं? ये दो लाइन पैरेलल, तो दिस इज ट्रांसवर्सल, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस करस्पॉन्डिंग एंगल। तो वही चीज़ यहाँ लगती है। ज़रूरी क्या चीज़ है कि ये और ये लाइन, मान लो N और M पैरेलल होनी चाहिए। तो पैरेलल है, क्यों नहीं है पैरेलल? क्या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है? मतलब AD और EC पैरेलल नहीं है? पैरेलल है, बिकॉज यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी उसी लाइन में चलते चले जाएंगे, और यहाँ जो y की वैल्यू होगी उसी लाइन में चलते चले जाएंगे। तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इनका आपस में मिलना, क्योंकि ये उसी पॉइंट पे चले जाएंगे। तभी तो मैंने क्या बताया था कि हॉरिजॉन्टली जब चलाएंगे तो y की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब ही यही है कि वो उसी फिक्स लाइन में चलते चले जा रहे हैं। तो अब उसी लाइन में ना जाते तो y की वैल्यू चेंज हो जाती। अगर ये थोड़ा तिरछा जाते तो यहाँ y की वैल्यू पूछे, यहाँ y की वैल्यू पूछे, यहाँ y की वैल्यू पूछे। y की वैल्यू चेंज कब नहीं है? बिल्कुल हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली, यानी बिल्कुल पैरेलल जा रहे हैं x एक्सिस के। इसी तरह जब हम वर्टिकली देख रहे थे तो पैरेलल जा रहे हैं y एक्सिस के, तो x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। और पैरेलल जाएंगे x एक्सिस के तो y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो ये भी पैरेलल होगी और ये लाइन आपस में पैरेलल होगी, क्योंकि ये अपने पॉइंट पे चलती जाएगी, ये अपने पॉइंट पे चलती जाएगी। ये दोनों पॉइंट के डिस्टेंस जितनी है वो हमेशा सेम रहेगी। तो ये पैरेलल, जब ये दो लाइन पैरेलल तो इनका ये एंगल जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल मान लें, BA को ट्रांसवर्सल मान लें, तो ऐसी कंडीशंस बन रही है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? वही बात कह सकते हैं, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ECB।
एंगल ECB। ठीक है, इक्वल क्यों होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल लिख दीजिए आप। वजह क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल? ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से एंगल लिख दिया, चलो तो सिंपल बना दिया था। तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब दो एंगल हमारे सेम आ गए, तो बाई डबल ए या डबल ए या ट्रिपल ए एक ही क्राइटेरिया होता है, क्योंकि अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा वाला ऑटोमेटिक सेम होना है ना। कि दो सेम एंगल आ गए तो इन सब का सम 180, तो ये दोनों तो इन दोनों को माइनस कर देंगे 180 में से, तो ये एंगल आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों एंगलों को माइनस कर देंगे 180 में से, तो ये एंगल आ जाएगा। अब ये दोनों एंगल सेम है तो सेम ही माइनस होगा, तो सेम ही एंगल आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एंगल भी इक्वल है तीसरा वाला। तो डबल ए का या ट्रिपल ए, तो मैं बाई दो एंगल लिखे तो इसलिए मैं डबल ए लगा रहा हूँ। आप तीसरा एंगल लिख देंगे एंगल ACD और एंगल CB इक्वल। क्यों? क्योंकि जब दो इक्वल है तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल होना है ना। क्योंकि आप एक बात बताइए, इक्वल होना नहीं है क्या? इन ये दोनों एंगल बराबर, तो 180 में से इसे माइनस करोगे, 180 में से इन दोनों के सम को माइनस करोगे, बात तो एक ही आनी है। इन दोनों का सम इन दोनों का सम सेम ही तो होगा। जब ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, तो इनका सम माइनस करोगे 180 में से और इनका सम माइनस करोगे 180 में से, सेम आंसर आना है, नो चेंजेस। तो ये आंसर जो होगा यही आंसर होगा। तो अब हम कह सकते हैं डबल ए या तीनों एंगल लिखे आपने तो ट्रिपल। तो बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम कह सकते हैं ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल CB। हाँ, एक बात मैंने उसमें भी बताई थी एरिया ऑफ ट्राइंगल के डेरिवेशन में, आज फिर बता रहा हूँ कि जिस बिहेव में हमने एंगल लिए हैं उसी बिहेव में एंगल लेना चाहिए। मतलब अगर मैंने यहाँ पे ADC एंगल लिया है तो मतलब फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तो इसका भी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखा है। ऐसा नहीं करा ADC और BEC लिख दिया ना। अगर ADC BEC लिखूंगा तो इसका मतलब ट्राइंगल BEC पढ़ेंगे, क्योंकि A अगर फर्स्ट पॉइंट लिखा तो यहाँ भी उस ट्राइंगल का फर्स्ट पॉइंट लिखा होना चाहिए। अब मैं ये कहता ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल CEB में एंगल ADC और एंगल BEC बराबर है, तो कोई तुक नहीं बैठती। क्यों नहीं बैठती? क्योंकि यहाँ पे आपने फर्स्ट पॉइंट ले लिया, यहाँ आप लास्ट पॉइंट ले रहे हैं फर्स्ट पे नहीं। अगर आपने A लिया है तो यहाँ से C लेंगे। हाँ, अगर आप कहेंगे अगर एंगल ADC BEC के बराबर हो तो हम क्या करें, तो आप इस ट्राइंगल को घुमा के लिखिए, ट्राइंगल BEC लिखिए, तो आपकी बात सेटिस्फाई होगी। जैसे मैंने ये एंगल लिखा BAC, मतलब मिड वाला पहले, फर्स्ट वाला बीच में और लास्ट वाला लास्ट में। अब यहाँ भी मैंने वही करा है, मिड वाला पहले, ये वाला बीच में, फर्स्ट वाला बीच में और लास्ट वाला लास्ट में। तो ये हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, जो जिस वे में ले रहे हैं उसी वे में हमें दूसरा लेना है। और अगर दूसरा नहीं है उस वे में इक्वल, कोई और सा इक्वल है, तो हमें उसे उस वे में बनाना पड़ेगा। मीन्स अगर एंगल ADC और एंगल BEC बराबर होता तो मैं ट्राइंगल BEC लिखता, ना कि CEB। ये हमने 9th में कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल में पढ़ा, सिमिलरिटी में भी पढ़ा। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वहाँ पे ट्राइंगल्स का। तो ये वाली बात समझ आई। तो ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल CEB सिमिलर हो गए। तो अब सिमिलर हो गए तो इनकी साइडों का रेशियो बराबर होगा, इनके साइडों का रेशियो आपस में बराबर होगा। ये वाली बात हम भी जानते हैं। मतलब AD अपॉन BC, अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो AD अपॉन, हमने सिमिलर कराया तो AD अपॉन C, सॉरी इसके फर्स्ट लाइन, इसकी भी फर्स्ट लाइन, AD अपॉन CE बराबर होगी, लास्ट के दो ले रहा हूँ DC अपॉन EB, इसके भी लास्ट के दो लिए मैंने, DC अपॉन EB। अब AC फर्स्ट और लास्ट लिया तो फर्स्ट और लास्ट लिया इज इक्वल टू AC अपॉन C। तो ये तीनों लाइन का रेशियो आपस में बराबर होगा, मतलब AD अपॉन CE इज इक्वल टू DC अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन C। यहाँ तक बात सबके समझ आई? चलो अब आगे देखो। अब आगे AD अपॉन C, तो AD क्या लिखे हैं? AD क्या लिख सकते हैं? देखिए भाई, मैंने क्या बताया था, AD डिस्टेंस कैसी है? हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस है, तो हम एक्स एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। एक्स एक्सिस पे देखिए, आप इसे नीचे शिफ्ट कीजिए,
AD को यहाँ पे ले आइए या AD को वहीं रहने दीजिए। तो ओरिजिन से लेके D पॉइंट तक की डिस्टेंस में से ओरिजिन से लेके A पॉइंट की डिस्टेंस को माइनस कर दूँ तो मुझे AD मिल जाएगी। यस, मिल जाएगी आराम से। तो यहाँ ओरिजिन से B पॉइंट तक की डिस्टेंस अगर x है तभी तो यहाँ x लिखा है, मतलब 2 होती तभी तो यहाँ 2 लिखते। तो ये यहाँ पे जो वैल्यू है वही ये लिखी है इसका मतलब। तो अब B पॉइंट के x की वैल्यू क्या है, मतलब x एक्सिस पे B पॉइंट पे वैल्यू क्या है x। तो मुझे AD क्या मिला x, एक मिनट, AD मुझे मिला x, अभी पूरा नहीं मिला है, और OA। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी x की वही वैल्यू यहाँ लिखी होगी x की, तो यहाँ x1 लिखा है। तो और हमारी जो AD आनी है वो कैसे आएगी, पूरे में से इतना माइनस करना है। तो पूरी कितनी थी, x थी, और ये कितनी है x1, तो x माइनस x1 आ गई AD की वैल्यू। सिमिलरली हम CE की देखेंगे, CE की देखेंगे। तो CE के लिए क्या करेंगे साहब, CE के लिए हमें क्या करना है कि ओरिजिन से लेके E तक की डिस्टेंस में से ओरिजिन से लेके C तक की डिस्टेंस माइनस कर देंगे। तो देखो D पॉइंट की अब जैसे हमारे अब C की बात करेंगे तो क्या बनेंगे पॉइंट हमारे, ओरिजिन से लेके E तक की, ओरिजिन से लेके C तक की माइनस कर देंगे। तो ओरिजिन से E तक की जो यहाँ वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ लिखी है, यानी कि x2, तो मिली मुझे x2। और O से C तक की वैल्यू कितनी है, यानी कि जो देखो यहाँ वैल्यू वो ये वैल्यू वो ये वैल्यू सेम होगी। तो ये भी x थी तभी तो ये x हुई, तभी ये x हुई। तो x2 माइनस x, आ गई बात समझ में, x2 माइनस x, सॉरी। तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो AD की जगह मैंने ये लिख दिया और C की जगह मैंने ये लिख दिया। अब इक्वल टू क्या लिखा है मैंने, DC अपॉन EB। तो DC अपॉन EB, तो सुनो भाई, अब DC निकालना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ से मतलब DC निकालना है। अब वर्टिकली देखेंगे, अभी तक हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं, अब वर्टिकली। तो ओरिजिन से लेके C तक की डिस्टेंस में से ओरिजिन से लेके D तक की डिस्टेंस माइनस कर दें तो DC मिल जाएगी। तो ओरिजिन से C तक की डिस्टेंस यहाँ जितनी होगी उतनी यहाँ होगी, उतनी यहाँ होगी, और आगे तक चल जाओ हर जगह यही डिस्टेंस रहेगी। तो ओरिजिन से लेके C तक की डिस्टेंस कितनी है, देखो भैया इस पॉइंट पे y, तो y लिखी है। अच्छा, ओरिजिन से लेके D तक की डिस्टेंस यहाँ पे जो होगी वही यहाँ होगी, और वही यहाँ होगी, वही यहाँ हर जगह। तो यहाँ y1 है तो यहाँ भी y1, तो y माइनस y1। तो ये मेरी आ गई CD, DC बोले या C। अब EB कैसे लेंगे, EB भी ऐसे लेंगे। तो ओरिजिन से लेके B तक की डिस्टेंस कितनी होगी, जितनी यहाँ होगी उतनी ही यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, सेम होगी ना, 4 है तो यहाँ भी 4 होगी। तो ये y2 जो है वो ये डिस्टेंस होगी O से B तक की, तो हम बोल सकते हैं y2 डिस्टेंस। चलो भाई साहब लिख दिया। अब OB में से OE माइनस करेंगे तभी तो EB मिलेगा। अब OB में से OE माइनस करेंगे तो OE तक की डिस्टेंस कितनी होगी, जितनी ओरिजिन से ये डिस्टेंस होगी उतनी ये होगी, उतनी ये होगी। तो यहाँ भी y है और देखो यहाँ भी y है, तो y2 माइनस y मिल गई मुझे। अब रही बात AC अपॉन CB की, तो AC कितना दिया है मुझे m, और CB कितना दिया है n। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसकी डिस्टेंस थोड़ी इस वे में दी है, m और n में दे दिए कि m या n, m अपॉन n के रेशियो में दी होती है ना। तो अब ये रेशियो ही है m अपॉन n, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ m अपॉन n। अच्छा, कोऑर्डिनेट में लिखते हो तो कैसे लिखते हैं कि AC की डिस्टेंस कैसे निकाल लेते हैं आप, तो AC की तो हाइपोटेन्यूज है, तो अंडर रूट करके x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर ये आपको डिस्टेंस मिलती। कोऑर्डिनेट के हिसाब से इसकी डिस्टेंस नहीं निकाल सकते आप, क्यों, अगर इसकी डिस्टेंस निकालनी है कोऑर्डिनेट के हिसाब से AC की, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, बिकॉज AC इज द हाइपोटेन्यूज। तो इसीलिए हमें यहाँ पे m और n दिया है। तो ये m है, ये n है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस m मानो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस n मानो, तो m और n, तो हमने m अपॉन n कर दिया, AC अपॉन CB। समझ में आई बात। चलो, अब वहाँ पे x कोऑर्डिनेट का अलग फार्मूला था, y कोऑर्डिनेट का अलग फार्मूला। अब मैं x कोऑर्डिनेट के लिए, यानी C पॉइंट, मेन पॉइंट तो यही है, इसका x कोऑर्डिनेट के लिए मैं इसे तो उठाऊंगा ही, इसमें जहाँ x है मैं वो उठाऊंगा, y वाले को छोड़ दूंगा। तो अब देखो क्या करेंगे, m अपॉन n इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, उठा लिया।
अब आप इसे क्रॉस करें, क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, m x2 माइनस x इज इक्वल टू n x माइनस x1, ये बनेगा जब हम क्रॉस कर देंगे। अब आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़े, y वाले को मैंने मिटा दिया है, चलिए तो m x2 माइनस x, m अब इसे मैं प्रोडक्ट का ले रहा हूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ m x2 माइनस एम एक्स इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एन x1। तो इसमें से देखो भाई x x वाला कॉमन है तो हम x x वाले को एक तरफ ले लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं माइनस एन x1 को यहाँ पहुँचा दे रहा हूँ, इसे इधर ले आ रहा हूँ। तो ये माइनस एन x1 इक्वल टू के उधर जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा, तो एम x2 प्लस एन x1 हो जाएगा, एम x2 प्लस एन x1 इज इक्वल टू एन x तो है इधर, ये और इधर आ जाएगा, नेगेटिव का उधर आएगा इक्वल टू के तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो एम एक्स हो जाएगा। तो एन एक्स प्लस एम एक्स हो गया, ये एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन हो गया। तो अब देखिए इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो एक्स कॉमन लेके लिख सकते हैं हम इसे। तो हम एक लाइन और बढ़ा ले रहा हूँ, चलो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन इज इक्वल टू, मैंने एक्स कॉमन लेके एम प्लस एन लिख लिया। अब एक्स निकालना है तो इस सबको इधर ले जाऊंगा तभी तो एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा मुझे, खाली एक्स कोऑर्डिनेट। तो अब मैं इस m प्लस n को मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में ले आऊँगा, तो जब मैं इसे डिवाइड में लाऊंगा तो ये हो जाएगा m प्लस n और इधर से मेरा ये गायब हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू एन एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। अब देखो क्या यही फार्मूला था हमारा x कोऑर्डिनेट का निकालने का, यही फार्मूला था सेम, x एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। बस फर्क क्या था, किताब में m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 होगा, तो वो क्या होगा, जब ये m1 और ये m2 माना होगा, मैंने mn माना तो मेरा mn की फॉर्म में आया, तो ये ऐसे x कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, बस क्या करेंगे, वहाँ पे जैसे अभी हम लोगों ने x कोऑर्डिनेट निकाला था तो x वाली टर्म लिया था, अब y निकालेंगे तो y m अपॉन n के साथ y वाला ले लेंगे, यानी कि जो हमारा वो था, क्या था y वाला, जैसे हमारा यहाँ पे x वाला कौन सा टर्म बना था, जो भी बना था, मतलब कहने का मतलब ये मैं लिख दे रहा हूँ दोबारा कन्फ्यूजन में, जो अभी हमने तीन बनाए थे ना, ए बी अपॉन क्या करा था मैंने, ए बी अपॉन नहीं था, सॉरी, ए डी अपॉन सी इज इक्वल टू, और हमने क्या लिया था, सी डी अपॉन बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, ये था। तो अभी हमने x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ए डी अपॉन सी लिया था, क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू आ रही थी हमारी ए डी अपॉन सी की x माइनस एक्स वन, ये आ रही थी ना x माइनस एक्स वन अपॉन हमारी आ रही थी x2 माइनस एक्स, तो ये लिया था मैंने अभी m और n के साथ, ए सी अपॉन बी सी के साथ, ए सी अपॉन बी सी m और n था ना, m अपॉन n था ये, m अपॉन n। अच्छा, अब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो अब हम इसे छोड़ देंगे, इसे उठा लेंगे, सी डी अपॉन बी को। तो सी डी अपॉन बी हमारा क्या है, सी डी अपॉन बी आप देख सकते हैं, सी डी अपॉन बी हमारा क्या है, y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई। तो अब हम m और n के साथ इक्वल टू पर इसे लेंगे, तो जो हमने कैलकुलेशन इधर करी थी क्रॉस मल्टीप्लाई करके x के साथ, वो यहाँ हम y के साथ कर देंगे, तो सिमिलरली हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा, ये तो था इंटरनल का, तो x की तरह y कर लेना, आसान है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे इसी का एक्सटर्नल फॉर्म। क्या देखना है, एक्सटर्नल फॉर्म का थोड़ा सा ही डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्लेन थोड़ा उधर बना लें जैसे देखिए अच्छे से, क्योंकि हमें सॉल्यूशन भी दिखाना है ना, इसलिए। उसमें क्या होता था, एक्सटर्नल में जो डिवाइड करने वाला पॉइंट होता था वो आउटसाइड होता था, मतलब ये पॉइंट है सी, आउटसाइड है पॉइंट। तो अब जैसे ये x1 y1 था, ये x2 y2 था, और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा था वही तो हमारा x, y था, तो उस वक्त अंदर था, बाहर है तो कोई फर्क नहीं, तो ये x, y हो गया, x, y बाहर पहुंच गया, एक्सटर्नल का मसला यही था। अच्छा, अब देखिए, अब हम ट्राइंगल कौन से लेंगे, क्या करते थे हम, बताओ जल्दी बताओ, कैसे लिए थे। पहले AC को हमने वहां पे क्या करा था,
वहाँ पे देखो यही तो करा था मैंने, भूल जाते हो यार तुम लोग। पहले यू ज्वाइन करा था, फिर हमने सी पॉइंट से ही बी पॉइंट को ज्वाइन करा था। अब यहाँ भी वही काम करेंगे, पहले सी और ए पॉइंट का कॉम्बिनेशन लेंगे, तो सी और ए पॉइंट का कॉम्बिनेशन ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, सी और बी पॉइंट का कॉम्बिनेशन लिया था, फिर सी और बी पॉइंट का कॉम्बिनेशन लेंगे। तो अब कुछ फर्क समझ आया? यहाँ ट्राइंगल ऐसे मिल रहे थे अलग अलग, अब यहाँ क्या है, एक के अंदर ही एक ट्राइंगल मिला, एक के अंदर ही एक ट्राइंगल मिला। तो अब पॉइंट हमारे यहाँ अलग अलग आ रहे थे, यहाँ एक ही पॉइंट से काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ एक्स एक्सिस में अलग अलग हो रहे थे, मतलब हॉरिजॉन्टली अलग अलग हो रहे थे, यहाँ वर्टिकली अलग अलग हो रहे हैं, एक्स एक्सिस में सेम है। यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पे मतलब कहने का मेरा ये है, ये पॉइंट एक पॉइंट पहले था, एक पॉइंट बाद में था, अब एक पॉइंट नीचे है और एक पॉइंट ऊपर है। तो यहाँ पे y एक्सिस में थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, यहाँ x एक्सिस में डिफरेंस हो रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेट दोनों की चेंज हो रहा है, यहाँ x, y अलग होगा, यहाँ x, y अलग होगा। कहने का मतलब मेरा ये नहीं है यहाँ x सेम है तो यहाँ भी x सेम होगा, या y यहाँ सेम है। देखो y इससे ऊंचा है तो यहाँ भी y की वैल्यू अलग होगी, और यहाँ y नीचे है तो y की वैल्यू यहाँ अलग होगी। x ये पहले, x बाद, ये बाद में है तो x की वैल्यू यहाँ भी चेंज होगी। इसी तरह यहाँ पे देखो y की वैल्यू यहाँ अलग होगी, x की वैल्यू यहाँ अलग होगी, लेकिन y की वैल्यू यहाँ अलग होगी, लेकिन x की वैल्यू सेम होगी क्योंकि ये उसी लाइन में है। कुछ फर्क समझिए, यहाँ x y दोनों चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ सिर्फ y चेंज हो रही है। बस यही बता रहा था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये इस तरीके का फिगर आएगा, उसका हमारा ये आ रहा था। चलो देखो, अब देखें तो सबके नाम दे दिए, अब इससे पॉइंट निकाल लेंगे हम। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट मेरा ई है, डी है, मैं मान रहा हूँ इस पॉइंट को डी और इस पॉइंट को ई। तो अब मेरे बताइए डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखिए एक्स एक्सिस में नीचे आ रहे हैं तो इसका एक्स तो एक्स ही होगा, तो डी का एक्स मिलेगा। वाई क्या होगा, देखो इसी सीध में देखो, तो वाई की वैल्यू अगर ये तो एक्स को, एक मिनट, x1 y1 इसका है ए पॉइंट का, x1 y1 मेरा ए पॉइंट का है। तो अब बी पॉइंट का ये y2 है, तो मतलब यहाँ भी डिस्टेंस y2 होगी, यहाँ भी y2 और यहाँ भी y2, तो x, y2 मुझे मिला किसका, डी पॉइंट। ऐसे में ई पॉइंट देखो, ई पॉइंट मेरा क्या मिल जाएगा, देखो x की वैल्यू जो यहाँ वही यहाँ वही यहाँ, तो ये यहाँ भी वही यहाँ भी वही, सब जगह x की वैल्यू सेम, तो यहाँ भी x की वैल्यू x रहेगी, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि y की वैल्यू जितनी ये है उतनी ये होगी, यहाँ से यहाँ तक उतनी डिस्टेंस ये, उतनी डिस्टेंस ये, मतलब x, y। तो मुझे d और e पॉइंट मिल गए। फिर से वही काम करेंगे हम। ट्राइंगल कौन से लिए थे, AEC लिया था और BDC लिया था। वहाँ पे हमने क्या करा था, फिर दिखा रहा हूँ। हाँ, इस तरीके से थे, तो AB लाइन थी, C B पॉइंट माना था हमने, अब हमने यहाँ पे D पॉइंट इसे मान लिया, B पॉइंट, तो वहाँ भी हमने AEC लिया था और CD भी लेंगे, AEC लेंगे और CD भी लेंगे, ऐसी तो लिए थे ट्राइंगल वहाँ। अब यहाँ भी वही काम करेंगे, मतलब A और C पॉइंट आ रहा हो एक ट्राइंगल में, दूसरे में B और C आ रहा हो पॉइंट ट्राइंगल में, तो A और C कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, AEC में आ रहा है, तो A और C दोनों आ रहे हैं, तो हमने ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल AEC एंड ट्राइंगल। अब कौन सा लेंगे, B और C जिसमें आ रहा है, B और C इसमें आ रहा है। तो अब देख तरीका बताऊंगा, यहाँ पे एक और अच्छी बात के लिए हो रही है, आप DBC नहीं लिख सकते तब भी BC आ रहा है, आप CBD नहीं लिख सकते तब भी BD आ रहा है। आप ऐसे लिखेंगे जिस वे में आपने इसे लिखा है, मतलब A से E पे गए और फिर E से C पे गए, मतलब 90 डिग्री का एंगल जो बनता है आपने उस वे में ट्राइंगल लिखा। ऐसे ही इसमें लिखेंगे 90 डिग्री का जिस वे में एंगल बनना होगा, यानी BDC, BDC, CBD लिख दोगे बात वही ट्राइंगल की है, आप DBC लिख दो बात वही ट्राइंगल की है। लेकिन हम ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब हम उनका पार्ट करेंगे AE अपॉन EC तो सेम मिलता रहे। जैसे मैंने बताया था ना, अगर वो ट्राइंगल जो एंगल जिसके बराबर है वो उसी वे में लिखना है, तो ये 90 तो ये 90 है, तो इसीलिए मैंने इसे BDC लिखना है, ट्राइंगल BDC। अब इसमें भी वही काम करेंगे। अगर ये सिमिलर है तो सिमिलर कैसे है, देखो तरीका वही है सिमिलर का, एंगल AEC 90 डिग्री, एंगल BDC 90 डिग्री,
तो दोनों एंगल सेम है, AEC भी 90, BDC भी 90। तो एक ये हो गया, हम लिख सकते हैं एंगल AEC, देखो इसी वे में लिखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट इक्वल टू एंगल BDC, इसी वे में लिखा है 90 डिग्री। अच्छा, अगर मान लीजिए एंगल हमारा, मैं यहाँ C पॉइंट C तो नहीं लूँगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए अगर हमारा 90 डिग्री DBC बनना होता और AEC 90 होता, तो हम ट्राइंगल क्या लेते हैं, AEC और ट्राइंगल DBC, तभी तो दोनों एंगल सेम आने चाहिए, यानी फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट, सेकंड पॉइंट सेकंड, थर्ड पॉइंट थर्ड, यानी उन ट्राइंगल का फर्स्ट होना चाहिए। देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट A, तो इसका भी फर्स्ट पॉइंट B आ गया, मिड वाला मिड में ही है, मिड वाला मिड में ही है, लास्ट वाला लास्ट में है, लास्ट वाला लास्ट में, तो 90 डिग्री हो गया। दूसरी बात वही चीज़ है यहाँ पे, ये एंगल जितना उतना ही वो एंगल होगा, जैसे कि हमने इंटरनल में देखा था, तो हम कह सकते हैं तो एंगल DBC और एंगल EAB बराबर होंगे। तो एंगल DBC एंगल EAC, तो एंगल EAC सेम है, वैसी एंगल DBC आपस में बराबर है, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए आपस में बराबर है। अब रही बात वही कि थर्ड एंगल, यहाँ पे दो मसले हैं, या तो हम इनसे देखें कि दोनों एंगल बराबर हैं, तो इनका तीसरा, जैसे हम इंटीरियर में देख रहे थे, जब हमने इंटरनल वाला करा था सेक्शन फार्मूला ड्राइव, तो दो एंगल बराबर है, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर होगा। लेकिन यहाँ एक और वजह है बराबर होने की, वो क्या कि दिस एंगल इज कॉमन, इस ट्राइंगल में भी वही एंगल है और इस ट्राइंगल में भी वही एंगल है। तो अब हम ये कह सकते हैं एंगल ACE एंगल BCD इज इक्वल टू, बिकॉज दिस इज द कॉमन एंगल, इसमें भी वही एंगल आ रहा है, इसमें भी वो एंगल आ रहा है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये एंगल कॉमन। तो बाई ट्रिपल ए जब दो एंगल से भी काम हो जाता, तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता, क्योंकि इस ट्राइंगल के दो बराबर, इस ट्राइंगल के दो बराबर, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो रहा है, जैसे इंटरनल में हो रहा था। तो यहाँ पे तीसरा भी इसलिए लिख लिया क्योंकि थोड़ा स्पेशल टाइप था। तो अभी हम बाई ट्रिपल ए लिख रहे हैं, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, AE अपॉन BD, AE अपॉन BD हो जाएगा, इक्वल टू EC अपॉन DC हो जाएगा, इक्वल टू AC अपॉन BC हो जाएगा, AC अपॉन BC हो जाएगा। तो तीनों ये वाली बात हमारी समझ आई, क्यों, क्योंकि हमें मालूम है अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइडों का रेशियो आपस में बराबर होता है। चलो देखते हैं, ये हमने वहाँ पे पढ़ा था, जब हमने ट्राइंगल पढ़ा था 10th में पढ़ा होगा यार तुम लोगों ने। चलो अब देखो, AE अपॉन BD है, तो AE कैसे निकालोगे, तरीका सेम है, E पॉइंट मेरा x, y बन है, ठीक है। तो मैं लिख ले रहा हूँ, जैसे यहाँ से शिफ्ट करके इसे मैं E के पास ही लिख रहा हूँ x, y बन, ठीक है। तो अभी D को यहाँ से हटा देना है, D कितना था मेरा, D कितना था, x, y2 था, x, y2 था, तो D पॉइंट मेरा जो है वो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं x, y2, ठीक है। चलो अब AE कैसे निकालेंगे हम, AE क्या होगा, हॉरिजॉन्टली चेक करें तो x में देखेंगे, तो x यहाँ तक की डिस्टेंस x, तो यहाँ भी x होनी है, यहाँ तक की 6, तो ये भी 6, तो 6 माइनस यहाँ तक की डिस्टेंस, तभी तो AE बनेगा। तो ओरिजिन से वो x है, ये x1 है, तो हम लिख सकते हैं x माइनस x1, लिख दिया AE की जगह। BD की जगह क्या लिखोगे आप, BD की जगह आप लिख सकते हैं, देखो x यहाँ है तो x, ये भी D पॉइंट भी x है, और B पॉइंट मेरा x2 है ना। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, x माइनस x2, ठीक, ये मेरा BD हो गया, इक्वल टू EC अपॉन DC। अब EC क्या है, EC ये है, तो EC में देखो वर्टिकली, अब वर्टिकली देख रहे हैं तो O से लेकर C तक की डिस्टेंस कितनी है y, और O से लेकर E तक की डिस्टेंस कितनी है y1, तो y माइनस y1, OC में से OE माइनस करेंगे तो y माइनस y1 अपॉन, अब DC कितनी है ये, यानी O से C तक माइनस O से D तक, तो O से C तक तो y रहेगा, O से D तक कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा, तो y माइनस y2, क्योंकि ये पॉइंट y2 है तो ये पॉइंट भी y2 होगा, यानी कि जितनी डिस्टेंस यहाँ तक उतनी डिस्टेंस यहाँ तक उतनी डिस्टेंस यहाँ तक इक्वल। अच्छा, अब AC अपॉन BC, तो हमें पता ही है A से लेके C तक का रेशियो m है और B से लेके C तक का रेशियो n है, तो m/n। फिर वही काम,
अगर एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए सी पॉइंट का तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स वाला पकड़ेंगे, एम अपॉन एन के साथ मैंने पकड़ा एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स माइनस एक्स टू, फिर वही काम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एम एक्स माइनस एक्स टू इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, चलो फिर हम खोल देंगे ब्रैकेट, एम एक्स माइनस एम एक्स टू प्लस सॉरी इक्वल टू एन एक्स माइनस एन एक्स टू। ठीक है बात, अच्छा ठीक है बात, ओ माय गॉड, चलो मिटा दिया वाई वाला, यहाँ लिख ले रहा हूँ पता करने के लिए, ये आपके मतलब कि मैंने अपने लिए लिखा है। चलो क्या था ये, एम एक्स एन एक्स एन एक्स वन एन एक्स टू, तो देखो एक्स एक्स वाला जो सेम है उन्हें एक तरफ कर लो, तो हम क्या लिखेंगे, एम एक्स माइनस एन एक्स इज इक्वल टू क्या है ये, माइनस एन एक्स वन, और ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस एम एक्स टू, माइनस का एन एक्स वन प्लस एम एक्स टू। तो अब इसमें से वही हम क्या काम करेंगे, तो प्लस वाला पहले लिख लें, कोई हरज नहीं है, तो पहले इसमें से कॉमन ले लें एक्स, तो एक्स कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, एम माइनस एन, अब इसमें से प्लस वाला पहले लिख लें एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन। अच्छा, एक्स निकालने के लिए ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एन माइनस एन। देखो जरा एक्सटर्नल फार्मूला यही था एक्स कोऑर्डिनेट का। अच्छा, सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे, बस m और n के साथ अब हम ये ले लेंगे y माइनस वाई वन अपॉन वाई माइनस वाई टू, सॉल्यूशन सेम है, आंसर आ जाएगा। तो ये x कोऑर्डिनेट निकाला मैंने, y अब खुद तो कुछ करो यार, अभी थोड़ी है y भी मैं निकाल दूंगा, y खुद करो। तो समझ में आया ना डेरिवेशन कैसे आया फार्मूला, तो ये था हमारा सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हमारी समाप्त हो गई, मतलब जितनी चीज़ें पढ़ानी थी, जितनी चीज़ें जाननी थी, वो सब हम लोग जान चुके। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म, तो अब कोई और नया चैप्टर पकड़ेंगे, तो इसे पढ़ो अच्छे से, देखो और पूछो। ठीक, पूछोगे कहाँ, हर बार लिखता हूँ फिर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे पूछ सकते हो 7078844060, यहाँ पूछो कॉल करके, नो प्रॉब्लम। ठीक, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।